अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग का जो दूसरा नाम होता है इसको पायरोलाइसिस भी बोलते हैं। बेसिकली क्रैकिंग जो है ये हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड ऑफ फिशन प्रोसेस। फिशन का मतलब क्या होता है हमारे पास ब्रेक डाउन। वैसे भी जो वर्ड क्रैकिंग है इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ब्रेक डाउन। अब हमने ये डिफाइन करना है कि क्रैकिंग में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को हम लोग चेंज कर देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में। लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज करेंगे, इसको आप लोगों ने क्या करना होता है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट लो है। अब आपने इसमें क्या करना होता है कि हीट करना होता है, ठीक है। हीट करोगे तो हायर हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्रैक हो जाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, हम कार्बन 16 यानी हेक्साडीकेन एक मॉलिक्यूल आपके पास आ जाता है, ये हेक्साडीकेन है। इसको हीट करना है 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर लेंगे, हमारे पास क्रैक हो जाता है। सबसे पहले हेक्टेन आएगा, इसके अलावा 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इथीन के प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इसी तरह से एक मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोपीन का प्रोड्यूस होता है। ये आपके पास क्रैकिंग आ जाती है। फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग आ जाती हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है, थर्म का मतलब है हीट, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एब्सेंस ऑफ एयर। ये चीज़ आप याद रखें कि हमारे पास क्या होती है, जो थर्मल क्रैकिंग है ये एयर की एब्सेंस में होगी, और आपने क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करनी होती है। किस चीज़ की ब्रेक डाउन करनी है, हायर हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको हमने ब्रेक डाउन करना होता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। लोअर हाइड्रोकार्बन्स आपके पास आ जाते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हीट करना पड़ेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा और इसके अलावा हाई प्रेशर होता है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट इस प्रोसेस में बनती है, कौन सी प्रोडक्ट बनेगी इस प्रोसेस में, प्रोडक्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग थर्मल क्रैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कैटालिटिक क्रैकिंग। सेम कैटालिटिक क्रैकिंग है, इसमें भी क्या होगा, क्रैकिंग तो मतलब यही है कि हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स क्रैक हो रहे हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएंगी। लो टेम्परेचर जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास होता है 500 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी यहाँ पे आपने लो रखना है, और जो प्रेशर हमारे पास होता है वो राउंड अबाउट 2 ATM आ जाता है, ठीक है। हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये चेंज हो रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। लेकिन जब ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज हो रहे हैं तो इसके लिए हम लोग सूटेबल कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट जो हम लोग यूजुअली यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो कैटलिस्ट आपके पास आ जाता है सिलिका और इसके अलावा एलुमिना। ये हमारे पास सूटेबल कैटलिस्ट हैं जो कि क्रैकिंग के लिए इस्तेमाल। प्रोसेस में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, वो यूजुअली जो प्रोडक्ट बन रही होती है वो क्या होती है, गैसोलीन। गैसोलीन ऐसा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन्स किस फॉर्म के अंदर होते हैं, वेपर फेज के अंदर। और आप क्या करते हो कि वेपर फेज में ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इनको हम लोग मिक्स कर लेते हैं, यानी इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको ब्लेंड कर लेते हैं स्टीम के साथ, ठीक है। आपके पास स्टीम आ जाती है और उसके साथ हम इसको ब्लेंड करते हैं। ये और जो ब्लेंडिंग आपके पास होती है, यानी इन दोनों को जो मिक्स करना होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए आपने इसको आपस में ब्लेंड करना है। और इसके अलावा आप लोगों ने ये बताना है कि जब आप इसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ब्लेंड कर रहे हो तो फिर क्या होगा, रैपिड कूल, ठीक है। रैपिडली इसको क्या करना होता है, आपने कूल कर देना होता है, तो जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास स्टीम होती है, अंडरस्टूड सी बात है, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो आपने तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। और जो प्रोडक्ट इस प्रोसेस में बनती है, जैसे आप लोगों ने पहले देखा है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहे थे थर्मल क्रैकिंग में, गैसोलीन बन रहा है कैटालिटिक क्रैकिंग में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे स्टीम क्रैकिंग के अंदर होती है वो भी हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, लेकिन वो हमारे पास क्या होते हैं, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूजुअली जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग स्टीम। कहता है कि हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमने फुलफिल करना होता है जो हमारी नीड होती है गैसोलीन की, ठीक है। फुलफिल द नीड ऑफ गैसोलीन, यानी डीजल जो है ना वो वैसे तो हमारे पास कम मिकदार में प्रोड्यूस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो हम लोग पेट्रोल की नीड को फुलफिल करने के लिए, गैसोलीन की नीड को फुलफिल करने के लिए क्रैकिंग करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि कुछ यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और ये जो यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स हैं इसमें आपके पास इथीन पॉसिबल है, इसके अलावा ब्यूटीन हो जाती है, ठीक है। ब्यूटीन पॉसिबल होती है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास बेंजीन वगैरह जो है ये यूज़फुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इनको हम लोग ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए यानी मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स। इसके अलावा हम लोग इसे फाइबर, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाती है क्रैकिंग। आ जाता है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफॉर्मिंग में क्या होता है, यहाँ पे थर्मल कन्वर्जन होती है, यानी आपने क्या करना होता है, हीट करके कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। हमारे पास ये जो थर्मल कन्वर्जन आ जाता है, आपको पता है रिफॉर्मिंग का मतलब होता है बेहतर बनाना, तो आपने क्या करना होता है, थर्मल कन्वर्जन करनी होती है किसकी, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, इसको हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपके पास आ जाता है कि ब्रांच्ड चेन
हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ कंडीशंस बतानी है। यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एब्सेंस किसकी होगी, ऑक्सीजन की, एयर की एब्सेंस होती है। और इसके अलावा कैटालिस्ट यहाँ पे मौजूद होता है। हमारे पास जो रिफॉर्मिंग होती है वो हमेशा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, और कॉमन कैटालिस्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आ जाता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या लेना है, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ऑक्टेन ले लेते हैं, यानी एन ऑक्टेन है ये आपके पास। अब क्या करोगे कि यहाँ पे इसको हीट करना है, और बेटे इसको हीट करके आप लोगों ने क्या करना है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड लेना है, ठीक है। जब ये आप एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड लोगे तो ये हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो यहाँ पे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आपके पास बन रही है वो क्या होगी कि 2 2 4 आ जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप 4 पे लगा लें, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन आपके पास बन जाता है। यहाँ इसका दूसरा नाम भी होता है आइसो ऑक्टेन। यानी हम लोगों ने सिंपली क्या किया है कि जो एन ऑक्टेन है, नॉर्मल ऑक्टेन है, इसको चेंज कर दिया है एन ऑक्टेन में हीट करते हुए सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसको रिफॉर्मिंग क्या है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है रिफॉर्मिंग की, वाई वी नीड रिफॉर्मिंग। तो आपने बताना होता है इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर को हमने इम्प्रूव करना होता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग करवाते हैं। अब हमारे पास ऑक्टेन नंबर में क्या चेंजेस आती हैं, जो आपके पास आइसो ऑक्टेन होता है इसमें हम लोग कहते हैं कि तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेट जो है वो एन ऑक्टेन नंबर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, एन ऑक्टेन नंबर्स आ जाते हैं। जबकि जो आपके पास नॉर्मल हेप्टेन होता है, नॉर्मल हेप्टेन की हम लोग बात कर लेते हैं, इनमें 0 ऑक्टेन नंबर मौजूद होता है, ठीक है, ये ऑक्टेन नंबर है, 0 ऑक्टेन नंबर मौजूद होता है। आपने बताना है कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, आपने बताना होता है कि ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है ऑफ आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन आपने बताना होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम आइसो ऑक्टेन in a mixture of isooctane and heptane in gasoline fraction of petroleum, ये हमारे पास क्या होता है, ऑक्टेन नंबर, ठीक हो गया। ये ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन है, और बेसिकली हमने ऑक्टेन नंबर को ही इंप्रूव करवाना होता है, किस पर्पज से, रिफॉर्मिंग की प्रोसेस से। अब ऑक्टेन नंबर का फ़ायदा क्या होगा, ये सबसे पहले क्या करता है, लेस कर देता है नॉकिंग को, यानी इंजन के अंदर जो नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है उसको कम कर देता है। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि नॉकिंग हमारे पास क्या होता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, स्मूथ बर्निंग करवाता है, यानी हमारे पास रेगुलर बर्निंग करवाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने बताना है कि ये जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर इंप्रूव होने का क्या फ़ायदा होगा, एक कि ये इंक्रीज़ कर देता है एफिशिएंसी को, किसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है कि नॉकिंग क्या होता है, आपने बताना होता है कि नॉकिंग जो है ये बेसिकली एक शार्प मेटालिक साउंड है, ठीक है, यानी एक शार्प मेटालिक साउंड होता है जो कि क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है किसके अंदर, कंबस्शन इंजन के अंदर, यानी ऑटोमोबाइल के इंजन में ये प्रोड्यूस होता है। और आपको पता होगा कि ये हमारे पास कंबस्शन इंजन में क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ लो क्वालिटी फ्यूल, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्या करते हो, बर्निंग करवाते हो लो फ्यूल की क्वालिटी लो होती है, तो उसकी बेस पे हमारे पास क्या होता है कि नॉकिंग प्रोड्यूस हो जाती है इंजन। फ्यूल यूज़ करे हो गाड़ी के इंजन में, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि गाड़ी के इंजन में एक एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। हमारे पास TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड, 4 यहाँ पे इथाइल के मॉलिक्यूल्स होंगे और 7 लेड आ जाता है, टेट्रा इथाइल लेड, ये इस्तेमाल होता है एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। और हमारे पास ये क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट का भी काम करता है। नेगेटिव कैटालिस्ट का कैसे काम करेगा कि ये नॉकिंग को कम करता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस इसके आ जाते हैं वो अपने याद रखने हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास। आपने ये बताना होता है कि लेड ऑक्साइड जो है वो जनरेट हो जाता है एग्जॉस्ट पाइप के अंदर, और ये जो लेड ऑक्साइड है ये बेसिकली क्या करता है, एयर पोल्यूशन को कॉज करता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ रिफॉर्मिंग से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों ने क्या बताना होता है कि बिफोर रिफॉर्मिंग, यानी रिफॉर्मिंग से पहले, और इसके अलावा रिफॉर्मिंग के बाद हमारे पास क्या होता है, बिफोर रिफॉर्मिंग एंड आफ्टर रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग से पहले और रिफॉर्मिंग के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या रहते हैं, सेम, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो यहाँ पे सेम रहते हैं। इस एमडीकैट में पूछा जाता है, ठीक है, रिफॉर्मिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या चेंज आता है, तो वो सेम रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एमडीकैट और नीट में पूछा जाता है, जो कि नॉकिंग ऑर्डर आ जाता है। आपने लेक्चर के एंड पे ये ज़रूर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने होते हैं। हमारे पास क्या होता है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी स्ट्रेट चेन पैराफिन्स होते हैं, ये ज़्यादा नॉकिंग शो कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। और इसके अलावा आपके पास नॉकिंग ऑर्डर क्या आ जाता है कि पैराफिन्स ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू ऑयली फिन्स, और ऑयली फिन्स ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू नेफ्थालीन। ये नेफ्थालीन कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो आपके पास नेफ्थालीन्स आ जाते हैं ये ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू आरीन्स, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने ये बताना होता है कि हमारे पास नॉकिंग प्रोड्यूस होती है ऑक्टेज नंबर ऑफ सम फ्यूल, ऑक्टेज नंबर पर डिपेंड कर रहा होता है कि किसकी नॉकिंग कम होगी और ज़्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमडीकैट और नीट में पूछा जाता है।